बचपन से सुनते आ रहे हैं कि प्यार दोस्ती है और अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता। हाँ, मेरे ख्याल से ये बात ठीक है। ऐसा भी कहते हैं कि लव इज फ्रेंडशिप सेट टू म्यूजिक। वही है कि जब आप किसी को खूब अच्छे से जान रहे हैं, बहुत अच्छी दोस्ती है, सब कुछ है, वो रोमांस, वो म्यूजिक, वो फील आ जाए बस, तो वो प्यार में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट ज्यादा होती है। हाँ, इनफैक्ट हमेशा ही रहता है और होना भी चाहिए। प्यार आज एक ऐसी चीज हो गई है जिस पे खुल के बात नहीं की जाती है। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं अपने पार्टनर को डायरेक्टली नहीं बोलूंगी, मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि हाँ ये मुझे ऐसा दे दे। आजकल ज़्यादा खुल के बात होती है। आप देखिए, इतना इंस्टाग्राम पर कंटेंट है कि मैं क्या पसंद करता हूँ या मुझे क्या अच्छा लग रहा है या मुझे क्या कोई मैसेज किसी को देना है। आप देखिए, सोशल मीडिया की वजह से आप आपके दोस्तों को ज़्यादा अच्छा जानती होंगी। दी ट्रेंडी टॉक के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट एंड रिलेशनशिप कोच विकास चौधरी। हाय विकास। हेलो हेलो शीतल। विकास, एक बहुत ही पुराना डायलॉग है, उससे शुरू करती हूँ। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि प्यार दोस्ती है और अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता। आपके व्यूज़ क्या हैं? प्यार की डेफिनेशन क्या है आपके हिसाब से? हाँ, मेरे ख्याल से ये बात ठीक है। ऐसा भी कहते हैं कि लव इज़ फ्रेंडशिप सेट टू म्यूज़िक। ऐसा मतलब वही है कि जब आप किसी को खूब अच्छे से जान रहे हैं, बहुत अच्छी दोस्ती है, सब कुछ है, और उसके साथ वो रोमांस, वो म्यूज़िक, वो फील आ जाए बस, तो वो प्यार में कन्वर्ट हो जाता है मेरे ख्याल से। क्योंकि सी बेसिकली प्यार जो है ये एक इमोशन है और दोस्ती एक रिश्ता है। तो पहले तो इनका कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। दोस्ती में भी प्यार है ना। अब प्यार क्या है ये बात ज़रूर हो सकती है। तो प्यार ये है कि लव बेसिकली अगर उसको डिफाइन करें तो वो ऐसा है कि सबमिशन का नाम है, समर्पण कहते हैं जिसको। तो मैं इसको कुछ यूँ समझता हूँ कि अगर आप किसी के लिए कुछ समर्पण कर रहे हैं, ठीक है, कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और वो सेक्रीफाइस करके आपको खुशी मिल रही है या वो करने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है, तो फिर वो प्यार है। और ये दोस्ती में भी होता है और ये कपल्स में या रिलेशनशिप्स में भी होता है, लव रिलेशनशिप्स में भी होता है। ट्रू। हाँ, आपके हिसाब से एक हेल्दी और फुलफिल्ड रिलेशन किसे कह सकते हैं हम? हेल्दी और फुलफिल्ड रिलेशनशिप के लिए अच्छा, एक और चीज़ इसमें ये देखना है कि रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा प्यार से इतर है। आमतौर पे लोगों को लगता है कि मुझे किसी से प्यार हो गया है, मुझे किसी के लिए वो फीलिंग्स आ रही है या वो सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, वो इमोशंस आ रहे हैं, तो एक ऐसी प्रोग्रामिंग है ऑलरेडी लोगों की कि अब उसको जाके चेस करना है, अब उसको पटा लेना है, अब उसके साथ सेटिंग कर लेनी है, अब उसके से रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। बट टेक्निकली रिलेशनशिप जो है वो पूरा एक अलग गेम है। अब रिलेशनशिप की अगर बात करेंगे तो फिर वहाँ पे लोग जाते हैं कई बार, तो वो इस मेंटालिटी से जाते हैं कि मज़ा आएगा, रिवॉर्ड्स होंगे, दो लोग साथ में होंगे, कंपेनियनशिप होगी, फन होगा। ऑफ कोर्स होता ही है। स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है। हाँ, इनफैक्ट हमेशा ही रहता है और होना भी चाहिए, पर उसके अलावा रिलेशनशिप में सेक्रीफाइसेस होते हैं, इनकन्वीनियंस होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो अगर इन सब चीज़ों के लिए रेडी है इंसान तो फिर रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत है। और अगर इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं है तो सिर्फ प्यार से पूर्ति नहीं होती। सही बात। रिलेशनशिप की पूर्ति सिर्फ प्यार से नहीं होती। जो मेन रोल आजकल अगर ट्रेंडी बातों में कहा जाए तो बहुत सारी टॉक्सिसिटी आ गई है। हाँ। और टॉक्सिसिटी का मेन रीज़न, अभी मैं कैमरामैन भैया से ही पूछ रही थी, आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, विकास आ रहे हैं हम बात कर लेंगे। तो उन्होंने बोला यार क्यों नहीं? सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ। सोशल मीडिया कैसे? वो बोलती पासवर्ड दो। सोशल मीडिया इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ को खड़ा कर दिया है। और इनसिक्योरिटी ऐसी कि हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर थोड़े बहुत टेम्पटेशंस हैं, तो बीइंग अ ह्यूमन हमारे अंदर प्रलोभन होता ही है। एग्जैक्टली। अब टेम्पटेशन है तो हमें नहीं पता कि कौन उस टेम्पटेशन से किस लेवल तक डील कर सकता है। मान लीजिए मुझे 10 लड़कियों के मैसेज आ रहे हैं, मेरी वाइफ को 10 लड़कों के मैसेज आ रहे हैं, तो ये मैसेज ना आते तो हम ज़्यादा बिल्कुल हम किसी वरी में नहीं रहते, हम टेंशन फ्री रहते हैं। पर अब मैसेजेस आ रहे हैं तो ये बात सता सकती है कि कोई इंसान कितने मैसेजेस रिजेक्ट करेगा, कब नहीं फैलेगा, या कितना वो मैनेज कर लेगा, या कहाँ तक वो प्रलोभित नहीं होगा। सही बात। और फिर हम हमारे इकोसिस्टम में इन मैसेजेस की वजह से या इन अप्रोचेस की वजह से हम देख भी रहे हैं कि लोग मल्टीपल अफेयर्स में पड़ रहे हैं,
रिलेशनशिप ब्रेकअप्स हो रहे हैं, लोग चीट कर रहे हैं, एक समय पे 2-2 3-3 लोगों को डेट कर रहे हैं। तो ऐसे में उस इकोसिस्टम में किसी भी इंसान के दिमाग में ये आ जाता है कि यार मेरा पार्टनर भी मुझसे ही बात कर रहा है, किसी और से तो नहीं कर रहा है, अगर कुछ मैं और कर तो नहीं चल सकता रहा है। हूँ तो उसका भी हाँ, चल मेरे सकता मन है। में भी ऐसे थॉट्स आ जाते हैं, तो कहीं उसको भी तो नहीं आगे हो। तो फिर ये जो एक जद्दोजहद है, ये उसको मजबूर करती है कि वो उसके पासवर्ड भी ले ले, हाँ। वो उसको देख भी ले वो कब कब ऑनलाइन है, वो क्या कर रहा है, वो क्या अपलोड कर रहा है, किसको टैग कर रहा है, किसके इस पे क्या कमेंट कर रहा है, किसके फोटो पे क्या रिएक्ट कर रहा है। फिर वो सारे सिलसिले बीच में आ पर ये जाते तो हैं। बंदिश हो गई ना एक प्रकार से। हाँ, बंदिश तो रिश्तों में होती ही है और बंदिशों की ज़रूरत भी होती है। अभी जनरली एक लाइक ट्रोल हुई थी बहुत, अशनूर ग्रोवर का एक स्टेटमेंट ट्रोल हुआ था जिसमें उन्होंने मौनी रॉय का बिकिनी वाला जो फोटो है वो लाइक कर दिया था। तो वो बहुत कंट्रोवर्सीज में था, उनकी वाइफ ने गुस्सा किया, नाराज हुई, तो उन्होंने मौनी रॉय को अनफॉलो कर दिया। तो एक जो इंसान है वो सामने वाले की जो वो चाहत है उसे फुलफिल करने के लिए क्या ऐसा काम करे जिससे वो हमेशा खुश रहे। मेरे ख्याल से इमोशनल नीड्स तो इंसान की बदलती ही रहेगी, है ना। जो चीज़ किसी को आज नहीं भी चाहिए, हो सकता है फ्यूचर में उसको वो चाहिए होगा। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई भी रिलेशन बनता है तो वो इस बेसिस पे बन रहा है कि आज बता दो क्या क्या चाहिए और आज मैं अपना कंसेंट दे देता हूँ। ऐसा कभी नहीं होता है। एग्जैक्टली। रिलेशनशिप में हमेशा उतार चढ़ाव रहता है, इमोशनल नीड्स बदलती रहती है। एक इंसान जो आज बहुत खुश और बड़ा अच्छा सा लग रहा है, कल वो बहुत परेशान हो सकता है, कल हो सकता है वो रिलेशनशिप को नहीं संभाल पा रहा है, आपको उसको संभालना पड़ेगा। तो इसकी अपनी जवाबदारियाँ हैं और इसमें उतार चढ़ाव हैं। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा एडजस्ट तो करना पड़ता है। रिलेशनशिप में बंदिशें भी आती हैं, नहीं मन कर रहा है तो भी एफर्ट डालना ही पड़ता है। तो ये कुछ ऐसा, इसलिए मैंने कहा कि रिलेशनशिप इज़ अ मैटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जैक्टली। एंड लव इज़ अ मैटर ऑफ इमोशंस। कि प्यार तो हो गया, वो तो इमोशन आ गया, आप उसको रोक नहीं सकते। इमोशंस बट के साथ, रिलेशनशिप बनाना है कि नहीं, दैट शुड बी अ चॉइस ना। हाँ, बट इमोशंस के साथ नीड्स भी एक चीज़ होती है ना। लाइक फीमेल्स की नीड्स अलग होती हैं, मेल्स की अलग होती हैं, तो उन्हें फुलफिल हम कर पा रहे हैं या नहीं। ऑब्वियसली प्यार आज की एक ऐसी चीज़ हो गई है जिस पे खुल के बात नहीं की जाती है। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं अपने पार्टनर को डायरेक्टली नहीं बोलूँगी, मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि हाँ ये मुझे ऐसा दे दे। पर मैं सोचता हूँ कि आजकल ज़्यादा खुल के बात होती है। मतलब आज आप देखिए, इतना इंस्टाग्राम पर कंटेंट है कि मैं क्या पसंद करता हूँ या मुझे क्या अच्छा लग रहा है या मुझे क्या कोई मैसेज किसी को देना है, तो मैं स्टोरीज़ के थ्रू, मीम्स के थ्रू, ये कंटेंट शेयर करके, वो शेयर करके किसी भी तरह से अपने लोगों को इस आप देखिए सोशल मीडिया की वजह से आप आपके दोस्तों को ज़्यादा अच्छा जानती होंगी, एग्जैक्टली। है ना। उनके कि कौन क्या शेयर करता है, कौन क्या लाइक करता है, कौन किस चीज़ को आगे भेजता है, फॉरवर्ड करता है, उससे उनकी चॉइसेस पता लगती है। और जब आप किसी से नाराज़ भी हैं तो आप वहाँ पे लोगों को टैग कर देते हैं उससे जुड़े हुए कंटेंट पर या मीम्स पर, ऐसी चीज़ें भेज भी देते हैं। तो मुझे लगता है कि अब तो हम खुलकर बात करने लगे हैं। पर यह है कि सी अभी समर्पण वाला फील थोड़ा कम हो गया है, ये कह सकते हैं कि जो गिविंग वाला जो एटीट्यूड है वो कम हो रहा है। ये ज़्यादा देखा जा रहा है कि यार मुझे मिल क्या रहा तुम्हारे साथ, मैं क्यों हूँ तुम्हारे साथ, कर क्या रहे हैं हम लोग, वो छोड़ देते हैं उस पॉइंट पे। हाँ ये होता है। तो वो थोड़ा सा सेल्फलेसनेस से सेल्फिशनेस की तरफ चली गई कहानी। तो इस पे सर आप, मैं चाहूँगी थोड़ा डेप्थ में बताएं कि क्या करना चाहिए, लोगों को फोकस करना चाहिए आई थिंक रिलेशनशिप में। आजकल ऐसा होता है सामने वाला 1 या 2 बार गलती कर देता है तो लोग फिर मूव ऑन करना चाहते हैं। हाँ, ये थोड़ा वैसा है कि इट्स ऑल अबाउट दी चॉइसेस एंड द एक्सपोजर दैट वी हैव। क्योंकि अगर आज आप पूरे सोसाइटी में से सोशल मीडिया को हटा लीजिए, हाँ, तो जिनको जिनसे प्यार है वो प्यार आज ही गहरा हो जाएगा। ओके। जो रिलेशनशिप टूट रहे हैं वो वापस थोड़े टाइम के लिए रुक जाएंगे, ठीक है। जहाँ पर तनाव है वहाँ पर वापस से कनेक्शंस बन जाएंगे। लोग एक दूसरे को ज़्यादा क्वालिटी टाइम दे रहे होंगे, लोग अपना फ़ोन कम यूज़ कर रहे होंगे, उनके पास चॉइसेस नहीं होंगी, उनके पास लोग नहीं जिनको वो फॉलो कर ले, जिनको मैसेज कर दे और किसी के आ जाएं अपने पास। तो जो जहाँ पर है वो वहाँ ज़्यादा सीरियसनेस और गंभीरता से रहना शुरू कर देगा। ओवरऑल सोशल अब मीडिया, क्योंकि हमारे पास चॉइसेस है ना, तो हम अपने पार्टनर के साथ थोड़े भी परेशान हैं या थोड़ा भी एडवर्सिटीज़ में रिलेशनशिप आया है, तो हमको ऐसा लगता है यार मैं अगर यहाँ नहीं होता तो मेरे पास इतने ऑप्शंस हैं। अब एग्जैक्टली। क्योंकि इतने ऑप्शंस हैं तो फिर यहाँ क्यों रहना है, तो उन एडवर्सिटीज़ से क्यों लड़ूँ। पर अगर ये सब होता ही नहीं, मेरे पास चॉइसेस नहीं है दूसरी, तो फिर मैं एडवर्सिटी से भी लड़ लूँगा, सबसे लड़ लूँगा, क्योंकि मुझे पता है जो है यही है। तो विकास, सोशल मीडिया तो आज ऐसी चीज़ है, हम उसे तो बंद नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना, पर इसके जो दुष्प्रभाव है हम उनको भी बंद नहीं कर सकते, है ना, वो तो रहेंगे। अब हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम थोड़ा खुद को एजुकेट कर सकते हैं, हम खुद को थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हैं कि हम अपने आप को ऐसा कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस,
ये 2 चीज़ें अगर इंसान में आ जाए तो फिर सोशल मीडिया को भी बंद करने की ज़रूरत नहीं है और किसी को मॉडर्नाइज होने से रोकने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है। हमको अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है, किसी चीज़ की तरफ जाना है, तो हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे। हम ना चाहते हुए भी किसी को चेस कर ही लेते हैं, उससे बात शुरू कर ही देते हैं। तो ये टेम्पटेशंस हम नहीं रोक पाते। तो इसके लिए सेल्फ कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। पेशेंस इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप में टफ टाइम आता है, सामने वाला कुछ टाइम के लिए इरिटेट हो रहा है या फिर वो थोड़ा सा ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है या वो किसी चीज़ को लेकर परेशान है या आपके बीच में किसी भी तरह का बुरा फेज़ आया, तो पेशेंस की ज़रूरत उधर पड़ जाती है। तो ये एलिमेंट्स है जो हम अपने आप के अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो हम एजुकेट तो हो सकते हैं, तो एजुकेशन लेने की ज़रूरत है। आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट ले सकते हैं कि एक मेल को थोड़ा एजुकेट होना चाहिए कि फ़ीमेल जो है वो सर्टेन सिचुएशन में कैसे बिहेव करती हैं। इवेंचुअली अगर मेल और फीमेल 2 लोग ही हैं इस दुनिया में, उन 2 लोगों को हमेशा एक दूसरे के साथ रहना है, हर जगह ही डील करना है। आप कॉर्पोरेट वाले स्पेस में हो या आप अपने घर में हो या अपने कॉलोनी में हो या अपने स्कूल कॉलेज कहीं पर हो, तो हमको जिस क्रिएचर के साथ रहना ही है उसको लेकर थोड़ा एजुकेट अगर हम हो जाएं तो क्या प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोग कपल एजुकेशन कहते हैं। ओके, कि कपल एजुकेशन आप लीजिए जिसमें अपोजिट सेक्स के बारे में आप थोड़ा सा उनकी साइकोलॉजी को समझते हो, तो आपको समझ में आता है कि यार ये लड़के लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये लड़की लोगों को क्या टेंशन क्या है, वो ऐसा क्यों करती हैं। तो जितना आप ज़्यादा समझ पाएंगे उतना अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। इसकी तो बहुत कमी है अभी। हाँ, डेफिनेटली कमी है, क्योंकि बस हमको ये इस अभाव में है, हम लोग की अभाव में कह दें या फिर हम इस मिसकंसेप्शन में है कि वी आर इन द एज ऑफ इन्फॉर्मेशन। ओके, है ना, हम एक इन्फॉर्मेशन के ज़माने में, हमारे पास इंटरनेट है, हम दुनिया भर की चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, हम खूब वीडियोस देखते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं, अभी भी हम पॉडकास्ट ही शूट कर रहे हैं। करेक्ट। तो हमको ऐसा लगता है कि हमको सब पता है। दरअसल ज़रूरी चीज़ें पता है कि नहीं पता है, ये देखने वाली बात है। पीरियड्स के मूड स्विंग्स, प्रेगनेंसी में हाँ। साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। बट द थिंग इज़ दैट विकास, जो आपने अभी बात कही, लाइक समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन लड़कियों का क्या होता है, मैं खुद भी लड़की हूँ, मैं बता देती हूँ, हम लोग तो रो देते हैं, हमें सिंपैथी मिल जाती है, हम वहाँ हमारे इमोशंस बता देते हैं। लेकिन लड़के इतनी जल्दी, इतनी इजीली अपने इमोशंस नहीं बता पाते हैं। दे कांट क्राई, और उस पॉइंट पे उन्हें समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने हर जगह देखा है कि लड़कियों को समझो, पर लड़कों को समझना भी उस पॉइंट पे ज़रूरी है ना। ऑब्वियसली दे ऑल आर सफरिंग फ्रॉम दिस थिंग्स। उन्हें भी कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर है, फ्रेंड्स प्रेशर है, और ऊपर से हम रिलेशनशिप में भी एक अलग चीज़ें थोप देते हैं। दैट इज़ समथिंग वो हमें समझना ज़रूरी है। हाँ, पर ये बिल्कुल वैसा ही है शीतल कि ये बहुत सब्जेक्टिव है। कुछ भी जनरलाइज किया ही नहीं जा सकता असल में, कि लड़के जो हैं वो 100% सही हैं या 100% गलत है। वो एग्जैक्टली। बहुत सब्जेक्टिव है कि आप जिस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में जो इंसान आपसे जुड़ा हुआ है उसको लेकर अगर आपके बिलीफ्स नेगेटिव बन गए हैं तो आपको देखना है कि, क्योंकि बिलीफ अगर नेगेटिव बन गए हैं तो आपको तो नकारात्मकता दिखेगी ही दिखेगी, है ना। तो आप थोड़ा सा अपने बिलीफ्स को ठीक करो। पर अगर कोई व्यक्ति सच में गलती कर रहा है या अगर किसी की अप्रोच बिल्कुल नेगेटिव है या ठीक नहीं है, तो फिर वैसे में आप यू कांट हेल्प। तो लड़के हो या लड़कियां हो, ऑफ कोर्स वो समझ होनी चाहिए कि दे बिहेव डिफरेंटली, पर इसमें आप हमेशा उनको वो बेनिफिट नहीं दे सकते कि लड़के हैं तो सही ही कर रहे होंगे या लड़कियां हैं तो सही ही कर रही होंगी। ऐसा नहीं होता, ये सब्जेक्टिव है, ये देखने वाली चीज़ है। पर हाँ, मैंने कहा ना कि सेल्फ कंट्रोल या पेशेंस या थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें, इमोशनल इंटेलिजेंस वाली चीज़ें, इस टाइप की जब चीज़ें होती है तो आप सूझबूझ के साथ कोई डिसीजन ले पाते हैं। इम्पल्सिव होकर डिसीजन लेना, गुस्से में आके किसी को गाली बक देना, गुस्से में आके ब्रेकअप कर लेना, 4 साल का रिलेशनशिप है, एक फ़ोन पर ब्रेकअप हो जाना, ये सब बातें, ये सब इम्पल्सिव बिहेवियर है। ये हमारी कमियां हैं जो हम इम्पोज करते हैं सामने वाले के ऊपर कि तेरी वजह से मैं ऐसा हो गया था, तेरी वजह से उस समय मेरे मुंह से वो निकल गया, तेरी वजह से मैंने ऐसा बिहेव किया। नहीं, दरअसल वो आपका इमोशनल कंट्रोल है जो आप लूज़ कर चुके हो, और वो जो मैच्योरिटी है, इमोशनल मैच्योरिटी, वो आप में होनी चाहिए। ऐसे कैसे कुछ बोल सकते हो जो आपको पता भी नहीं है। तो लोगों को खुद को बिल्ड करने की भी ज़रूरत है। तो लोग अगर अपने आप में थोड़ी गहराई ले आएँ या खुद को थोड़ा बिल्ड कर लें, तो वो कहते हैं ना कि कैरेक्टर में थोड़ा सा गहराव आ जाता है, तो वो व्यक्ति जो है वो यहाँ वहाँ उछलता कूदता नहीं मिलता, वो थोड़ा सा संभल के चलता है। तो रिलेशनशिप में भी वो मैच्योरिटी शो करने लगेगा अगर उसके कैरेक्टर में थोड़ी डेप्थ आ जाए। तो ये तो फिर भी अंडरस्टैंडिंग वाले रिलेशनशिप हो गए, जो ऑब्वियसली हम मिलते हैं, हमारे बीच में फीलिंग्स आती है, तो जाके प्यार होता है। हाँ। पर व्हाट अबाउट हुकअप्स एंड ऑनलाइन डेटिंग? वो लोग तो इतना सब कुछ सोच के नहीं, उनकी मेंटालिटी कुछ अलग होती है। हाँ, मेंटालिटी अलग होती है, और वो सब एक एज के लिए, एक एज का कह दें कि एक उम्र में
ऐसा लग सकता है कि यार यही टाइम है, लोग उसी को मज़ा समझ रहे हैं तो फिर वही कर रहे हैं। और अगर लोगों को सच में मज़ा आ रहा है और वो साथ में रह रहे हैं तो ठीक है, तो आप वो मज़ा कर लीजिए, पर उसके एडवर्स इफेक्ट जो है वो भी हमको पता रहे। देखिए, लोग स्मोक भी कर रहे हैं, लोग से हुकअप्स नहीं कर रहे, स्मोक भी कर रहे हैं, लोग अल्कोहल भी कंज्यूम कर रहे हैं, ड्रग्स भी ले रहे हैं, लोग दिन भर घर पर पड़े भी रहते हैं, लोग बिंज वॉच करने लगते हैं, यानी कि वो आदी हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं मोबाइल फ़ोन के, सोशल मीडिया के। तो परेशानियाँ तो कई हैं, ओके। इंसान में वो मैच्योरिटी बस आ जाए कि मुझे कहाँ रुक जाना है। कहते हैं जीनियस नोज वेयर टू स्टॉप। ठीक है, तो रिलेशनशिप एक बना ली कि दो बना ली, प्रॉब्लम वो नहीं है, बट किसी पॉइंट पे तो रुकना है ना। वो पॉइंट कौन सा होगा ये हमको पता रहे। दैट इज द गेम। मैंने कहीं पढ़ा भी था कि इफ अ मैन कंट्रोल्स हिज स्टमक, टंग एंड अ प्राइवेट पार्ट, देन ही कैन सॉल्व 99% ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। तो दैट इज समथिंग व्हिच इज नेसेसरी। हाँ, ये उसके वही है कि वो हम अपनी इंद्रियों को या हम अपने प्रलोभनों को मैनेज कर लें। टेक्निकली बात वही है कि टेम्पटेशन इन्हीं चीज़ों की है ना। अब किसी को खाने का शौक़ है, किसी को मीठे का शौक़ है, और आपने मीठा रख दिया है और उसको कह दिया कि आपको खाना नहीं है क्योंकि आपका वेट बहुत बढ़ रहा है, तो उसके लिए रोक पाना वहीं पर टेस्ट है उसका, कि वो कितना कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल है उसमें। वैसे ही अगर किसी को सोने का शौक़ है, कोई 10-10 बजे उठता है, आप उसे 6 बजे उठा के देख लो, एक दिन उठ जाएगा, 4 दिन देख लो, नहीं कर पाएगा। तो यही है। अब ऐसी चीज़ों में ना थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म जैसी चीज़ें भी रोल में आ जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक हद के बाद जो है वो हेल्पलेस हो जाता है। एक लेवल के बाद आपको जाके वो स्पिरिचुअलिटी वाले एंगल्स अपने ठीक करने चाहिए। अब क्या हो रहा है कि हम ज़रूरी डायमेंशंस पे काम नहीं कर रहे, और जो कमियां हमने कर ली है हम उस पर ही काम कर रहे हैं और हम उसी को जस्टिफाई कर रहे हैं। अब वही है कि जंक फूड खाना अच्छा है, समोसा खाइए, पर रोज़ के अगर 4 समोसे खाओगे और ऐसे ही करने वाले हो तो कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक से ही मर जाना है किसी दिन। राइट। तो रुकना कहाँ है ये बस पता रहे, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो गलत नहीं करना है इज नॉट द मैटर नाउ। अभी ये है कि गलत कर भी रहे हो तो रुकना कहाँ है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। वो तो हमें पता होना चाहिए। जनरली होता है कि ओवरकम करने के लिए लोग रिलेशनशिप से ओवरकम करने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं कि ठीक है आज मेरा उससे ब्रेकअप हो गया, अभी मैं ये हाँ, कर पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इंसान ऐसा बना नहीं है। जब आप किसी के क्लोज आ रहे हैं, आप किसी से एक टच आपका बिल्ड हो रहा है, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, इमोशंस एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, एनर्जीज एक्सचेंज हो रही है, तो वो इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है कि आप एक टाइम के बाद अपनी हीलिंग हो गई और उसको छोड़ दिया आपने। एक टाइम के बाद वो इंसान को छोड़ना ही एक नया घाव हो जाएगा। Exactly. ठीक है, तो हमारी बॉडी ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है जब हम किसी के प्यार में होते हैं, किसी से अफेक्शनेट होते हैं, वो चाहे एक पैट क्यों ना हो। तो आपके घर में एक डॉग है जिसके साथ आप बड़ी मस्ती से रहते हैं, आपको बहुत पसंद है, तो उससे मिलते ही आपको अच्छा फील होगा, क्योंकि बॉडी ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है। इट्स अ लव हार्मोन। हाँ, अब अगर वो डॉग ना रहे या आप कहीं बाहर चले जाएं तो आप उसे मिस करेंगे, आपको उसकी याद आएगी, आपको उसके लिए बुरा लगेगा अगर वो नहीं है तो लोग जब छोड़ के जाएंगे तो क्यों नहीं लगेगा। तो ये सब कैसा है, इसको शॉर्ट टर्म प्रोक्रिएशन हम लोग कहते हैं। कि कहते हैं ना कि जो फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस होता है कि इंस्टेंटली क्या मिलेगा। जैसे जिम जाएंगे तो फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस तो ये है कि पेन ही मिलना है। Exactly. आपको उठना है, वहाँ तक जाना है, मसल्स ब्रेक करनी है, फिर उसको लेके घूमना है, 3 दिन तक दर्द होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस के हिसाब से हम लोग ड्राइव होते हैं। हम लोग लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज नहीं देखते कि फिजिक बन जाएगी या आप फिट रहोगे या आपकी हेल्थ है या फिर आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाएगी, तो वो नहीं सोचता इंसान। तो वैसे ही इंसान जब परेशान है तो फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस क्या है कि बाहर में जाके 2 पैग मार लेता हूँ, या टिंडर निकाल के 2 को मैसेज कर देता हूँ, किसी से बात कर लेता हूँ, किसी से मिल लेता हूँ। तो वो एक प्लेजर ढूंढ रहे हैं कि कहीं से अभी फ़िलहाल का ये जो मोमेंट है ये निकल जाए। और प्लेजर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, एक और गलती लोग करते हैं कि प्लेजर को और हैप्पीनेस को एक ही समझते हैं। दे बोथ आर वेरी डिफरेंट। लव इज टेम्पररी लव नहीं, जो प्लेजर है, जो प्लेजर की हम बात कर रहे हैं कि जब हम मुश्किल टाइम में है या टफ टाइम में, तो हमें क्या चाहिए उस टाइम पर, हमको प्लेजर चाहिए ताकि वो टाइम निकालना थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, पर प्लेजर एंड हैप्पीनेस दे बोथ आर वेरी डिफरेंट। तो हैप्पीनेस जो है हो सकता है कि उसको जब आप चेस करने जा रहे हो तो फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस जो है वो पेन हो सकता है। एग्जैक्टली। ठीक है, जैसे आपको अगर आप किसी स्टूडेंट को डॉक्टर बनना है और उसके लिए खूब दिन रात पढ़ रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस क्या है, वो तो मेहनत ही है, रात रात भर जागना पढ़ना, वो तो वही है। बट अल्टीमेट हैप्पीनेस कब, जब वो डॉक्टर बन जाएगा तो उसे जो खुशी मिलेगी उसकी शुरुआत तो पेन से हुई थी पर। और प्लेजर कैसा है कि यार मुझे डॉक्टर बनना है पर अभी तो मुझे दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, अभी तो उसका बर्थडे, मुझे वहाँ जाना है,
अभी तो मुझे गर्लफ्रेंड के pleasure. साथ पार्क में टाइम स्पेंड करना है, दैट इज़ प्लेजर। तो लोग प्लेजर को चेस कर रहे हैं ये सोच के कि खुशी वहीं से मिलेगी, या फिर उसको नाम दे देते हैं छोटी छोटी खुशियाँ। अट्रैक्शन। पर वो बहुत टेम्पररी, वो चली जाएगी, वापस आप उसी स्टेट में आ जाओगे, फिर क्या करोगे? तो थोड़े से ये डायनामिक्स समझने भी ज़रूरी है। हाँ जी। अट्रैक्शन इज टेम्पररी लव बट लव इज परमानेंट अट्रैक्शन। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। ओके, तो जो अभी हमने जैसे रिलेशनशिप की बात की, बट क्या होता है अब लाइक ठीक है टिंडर भी हमने डाउनलोड कर लिया, आफ्टर ब्रेकअप ये ही एक साधन नहीं होता है जिससे हम ओवरकम कर सकते हैं। अब वो आप हमें बताएंगे कि ब्रेकअप और डाइवोर्स के बाद एक इंसान कैसे अपने आप को हील कर सकता है? टेक्निकली ब्रेकअप या डिवोर्स जो हो रहा है वो पहले तो बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए, वो सिर्फ इमोशनल डिसीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप देखेंगे कि जब एक रिलेशनशिप बनती है तो सिर्फ प्यार ही वो इंग्रेडिएंट नहीं है जिसके लिए आप उस रिलेशनशिप में थे, है ना? वहाँ पर वो कंपेनियनशिप हुई या फिर वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आप एक दूसरे की पूर्ति कर रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो 10 काम आपके एक दूसरे के साथ हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती है। तो पहले तो ये डिसीजन बहुत कॉन्शियस और बहुत ही सोच समझ के होना चाहिए, है ना? दूसरा, जब आप इन चीज़ों से निकलते हैं तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होता है कि आप बुरे दौर में हैं। अब देखिए ब्रेकअप अगर बाई चॉइस हो रहा है या डिवोर्स बाई चॉइस हो रहा है तो उसे क्या ही उभरना है, वो तो खुशी है ना? पर अगर वो मजबूरी में हो रहा है तो आप दुखी रह सकते हैं या मैनिपुलेटेड फील कर सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है? वो टाइम पर ज़रूरी होता है कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं। अभी जैसा मैंने कहा कि ऑक्सीटोसिन होता है या सेरोटोनिन होता है या डोपामीन होता है, एंडोर्फिन होता है, ये वो केमिकल्स है जो एक इंसान को अच्छा महसूस कराते हैं, एक फील गुड फैक्टर देते हैं। तो जब आप ऐसे जोन में होते हो, जब आप थोड़ा सा टेंशन में हैं या डिप्रेसिव फील कर रहे हैं या नेगेटिविटी में हैं या आप परेशान हैं, तो उस मोमेंट पे आप क्या चॉइसेस लेते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, वो डिसाइड करेगा कि आप कितना जल्दी हील हो जाएंगे। अब अगर आप परेशान हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप म्यूज़िक सुनिए, नेटफ्लिक्स पे आपकी फेवरेट सीरीज़ वॉच करिए, आप अपने दोस्तों से मिलिए, आप बाहर घूम के आइए, आपको क्या खाना पसंद है वो खाइए, आप मेडिटेट कर लीजिए, आप वर्कआउट कर लीजिए, आप सनसेट हो रहा है तो थोड़ी देर उस धूप में जाकर बैठ जाइए, ठीक है? आप अपने पेट्स के साथ मस्ती कीजिए, आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करिए। दीज आर द चॉइसेस दैट यू कैन मेक। अब पर अगर आपने चॉइस ये बनाई है कि मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे किसी से नहीं बात करना, मुझे तो यहीं रहना है, मुझे तो स्मोक करनी है, मुझे तो ड्रिंक करनी है, या नहीं भी करनी है पर मुझे भी कहीं जाना नहीं है, आप सोए रहते हैं, आप पड़े रहते हैं, तो आपने ये भी तो डिसीजन ही लिया है कि मुझे कहीं नहीं जाना है। एग्जैक्टली। तो आप क्या डिसीजन लेंगे उस पर आपकी हीलिंग मैटर करेगी। अगर आप इफ़ यू मेक राइट चॉइसेस तो वो हीलिंग जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। अगर हमने डिसीजन ही गलत लिए हैं तो वो हीलिंग जो है वो बहुत टाइम 6 महीने, साल, 2 साल भी ले सकती है। ओके, तो आपकी स्टडीज़ जो हुई है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उसमें मैंने एक वीडियो आपकी देखी थी जिसमें आपने कहा था कि हर इंसान की इमोशनल नीड्स 5 से 6 साल में चेंज होती है। जो इंसान हमें आज बहुत अच्छा लग रहा है वो आज से 5 से 6 साल बाद एवरेज लगने लगता है। इस पर आप थोड़ा सा डीपली बताएंगे? वो कुछ ये है कि वैसे मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ और ये सब कुछ कर रहा हूँ। मैंने इंजीनियरिंग किया है, MBA किया है, पर MBA के दौरान मैंने इस डोमेन को चुना था कि मुझे ह्यूमन रिलेशंस पर काम करना है। तो उसके बाद मुझे इस पर काम करते करते आज 7 साल हो गए हैं, और इस दौरान मेरा जो साइकोलॉजी में अपनी पढ़ाई भी चल रही है, मुझे इसमें PhD करना है। ये बात मैंने बस इसलिए बता दिया ताकि बस ये ना हो कि बस हम बैठ के ज्ञान फैल रहे हैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, थोड़ा ह्यूमन बिहेवियर को सच में समझ रहे हैं। और ऐसा है कि 5 से 7 साल में इमोशनल नीड बदलने से मेरा मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी में दौर आते हैं, फेजेस आते हैं, ठीक है? तो उन फेजेस के हिसाब से आज जो चीज़ मुझे ज़रूरी है, जैसे कि आप एक 12th क्लास के स्टूडेंट से मिलेंगे या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट से मिलेंगे तो उसको बाइक चाहिए, है ना? अब बाइक के लिए वो कुछ भी करने को रेडी है। उसके घर वाले कह रहे हैं कि तुझे 90% लाना पड़ेगा तो बाइक मिलेगी, तो वो उसके लिए 90% के लिए मेहनत करने को रेडी है कि मुझे बाइक चाहिए। अब बाइक जो है उसकी एक इमोशनल नीड भी है, सिर्फ मटेरियलिस्टिक नीड नहीं है। उस बाइक के साथ उसका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, ठीक है? इसलिए वो फुल फ्लेजेड एफर्ट डालने को रेडी है। पर अगर आप किसी 40 साल के इंसान को भी यही बोलोगे कि यार तुझे लाइफ में जो चाहिए वो करना, मतलब तुझे अगर ज़िंदगी में ये काम तूने कर लिया तो हम तुझे बाइक दे देंगे, तो ऐसा नहीं होता है।
आप समझ रही हैं? हाँ ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आप किसी को रैंडम पर्सन को कह दोगे कि तूने ये किया तो तुझे बाइक मिलेगी। हाँ, तो बाइक के लिए हर इंसान इक्वली मोटिवेटेड नहीं है ना, क्रेजीनेस नहीं है ना? हाँ, तो ये आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़रूरत और आपके समय पर डिपेंड करता है कि आपको कब क्या चाहिए। ठीक है, ओके, तो वैसे इमोशनल नीड है कि आपको, आप किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। एक समय पे आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ट्रैवलिंग करनी है लाइफ में, अगले 2 4 5 साल में बहुत एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अभी आप अब सोच रहे हैं, आपने पहले नहीं सोचा। मतलब अभी आपकी इमोशनल नीड चेंज हो रही है। अब आपकी नीड क्या बन रही है? ट्रैवलिंग। ठीक है, कभी इमोशनल नीड ये होती है कि यार अब मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, यार बहुत भाग दौड़ कर ली मैंने ज़िंदगी में, बहुत कुछ कर लिया, अब मुझे परिवार चाहिए, तो मैं वहाँ रहना चाहता हूँ। एक व्यक्ति की इमोशनल नीड ये हो जाती है यार रिलेशनशिप सब कुछ हो गया, अब मुझे शादी करके सेटल होना है। हाँ, एक इमोशनल नीड ये हो जाती है यार मुझे तो बच्चे करना है, बच्चे चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली, एक इमोशनल नीड ये होती है कि यार अब मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, राइट? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बदलती है हमारे पूरे लाइफ टाइम में। तो जब इमोशनल नीड चेंज होती है तो एक ही व्यक्ति की तो हो नहीं रही, दोनों की हो रही है। तो दोनों की इमोशनल नीड एक समय पे चेंज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और जो चेंज हो रही है वो एक ही हो ये भी ज़रूरी नहीं है। आप समझ रही हैं? एक को लग रहा है कि मुझे तो यार मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी वाली चीज़ों में बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे इस डायमेंशन को थोड़ा ठीक करना है। ट्रू, और एक कह रहा है मुझे तो ट्रैवलिंग और राइडिंग पे जाना है। अब ये दोनों की नई नीड है हाँ, जो जिसमें ये कंपैटिबल नहीं हो सकते, ये दोनों अलग है। तो क्या आप इसके लिए डिवोर्स कर लोगे? आप डिवोर्स तो नहीं करोगे। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि पहले को ये लगे कि यार तुम्हारा ये थोड़ा ज़्यादा सीन चल रहा है यार, ये बंद करो। या उसको ये लग रहा है यार तुम्हारा ये थोड़ा ज़्यादा कैंप वैम्प ज़्यादा ही हो गया, थोड़ा ये बंद करो। ठीक है, तो वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट और दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। ज्यादा ही खुल रहे हो अब आजकल। जब आप राइड पे जा रहे हो तो राइड करने वाले को वहाँ एक लड़की ऐसी मिल रही है जिसको राइड करने का शौक है, हाँ, और जो मेडिटेशन के लिए कैंप्स में जा रही है उसे वहाँ एक ऐसा लड़का मिल रहा है जो मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और वो उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, वो उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है यार कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इससे सही इंसान नहीं मेरे लाइफ में। सही, ठीक है, तो वहाँ पर मैंने कहा ना सेल्फ कंट्रोल हमने लूज़ किया, तो हम उसी के साथ रिलेशनशिप बना लेते हैं, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने लग जाते हैं या कुछ नई नई चीज़ होने लगती है। तो इमोशनल नीड जब चेंज होती है उस टाइम पर आपको अपना पार्टनर उतना अच्छा कभी भी नहीं लगेगा जितना वो शुरुआत में लग रहा था, पर ये वाइस वर्सा है, उसको भी आप नहीं लग रहे होंगे। इसका मतलब ये है नहीं कि जाके आप कुछ अफेयर कर लें या एक दूसरे को छोड़ दें, ये होगा। जिसके साथ जाके अफेयर करोगे या दूसरी शादी कर लोगे उसके साथ भी 5 7 साल में ऐसा टाइम आ जाता है। ठीक है, तो इमोशनल नीड्स चेंज लाइक एवरी 5 to 7 ईयर। तो विकास कुछ रैपिड फायर राउंड हम प्ले करने जा रहे हैं जो आए दिन हम हमारी जीवन में, अगर हम रिलेशनशिप में हैं तो वो कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जो यूज़ करते हैं। तो मैं कुछ स्टेटमेंट कहूँगी, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप बताइएगा। हाँ, क्यों नहीं। पहला जो मेरा स्टेटमेंट है वो है कि मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ लेकिन शादी नहीं कर सकती। दैट कम्स विद अ वैल्यू सिस्टम कि आपकी प्रायोरिटीज़ में क्या ऊपर है। ये वो लोग शायद ज़्यादा कहेंगे जो जिनकी फैमिली को प्रायोरिटी ज़्यादा है, एग्जैक्टली, और लव रिलेशनशिप शायद सेकंड पे आता होगा। ये भी गलत नहीं है अगर पहले से क्लियर है तो। ओके, तुम मुझे नहीं समझ पाओगे। ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो एजुकेट नहीं है आपको समझने के लिए उतना, इसलिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। ओके, थोड़ा अगर नहीं समझ रहा है तो भी समझा जा सकता है। अब तुम बहुत बदल गए हो। हाँ ऑब्वियसली ये भी होता है कि अब तुम बहुत बदल गए हो। इट इज़ समवॉट कनेक्टेड विद द इमोशनल नीड्स, और इट्स अबाउट ग्लोरियस फेज। रिलेशनशिप में ग्लोरियस फेज जैसे ही ख़त्म होता है अब तुम बदल गए वाले स्टेटमेंट्स आम हो जाते हैं, और ये 6 से 18 महीने में कभी भी ख़त्म होता है। ओके, आजकल तुम मुझे समय नहीं देते हो। इट्स अ मैटर ऑफ ग्लोरियस फेज कि इनिशियल डेज में जब आप जितना टाइम और प्रायोरिटी जितना दे रहे होते हो क्योंकि आप अलग जोन में होते हो, वो एक टाइम के बाद नहीं हो सकता है। ये एक अंडरस्टैंडिंग और एक मेच्योरिटी वाली बात है। ये कॉमन है। हाँ, एक पहले दिन वाली एक्सपेक्टेशन 2 साल बाद 4 साल बाद भी रखना इट्स नॉट गुड। तुम पहले ऐसे नहीं थे, आजकल तुम मुझे ग्रांटेड लेने लग गए हो। हाँ, वही है ना कि टू मच एक्सपोजर, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर अवेलेबल हो जाना, ज़रूरत से ज़्यादा घुस जाना, टाइम और स्पेस खा जाना सामने वाला, तो फिर ये सब होता है। यू डिजर्व बेटर। हाँ, ये कहीं से बाहर आने के लिए सामने वाले को सिंपैथाइज करने के लिए अच्छा स्टेटमेंट है। ओके, हाँ, सेंड मी अ न्यूड, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? अगेन द काइंड ऑफ कंटेंट वी आर कंज्यूमिंग, दिस इज़ वेरी बेसिक प्रैक्टिस दैट इज़ बीइंग डन। तो ठीक है, हो रहा है, बट थोड़ा ख्याल रखिए, थोड़ा प्राइवेसी का ध्यान रखिए, थोड़ा सेफ और सिक्योरली सब कुछ। एग्जैक्टली। हाँ, एक ये तो हमारे क्वेश्चंस हो गए।
तो मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था कि आपको क्या लगता है पर्सनल नीड्स की वजह से इंसान किसी को धोखा देता है? नहीं, पर्सनल नीड मतलब क्या? पर्सनल नीड के लिए तो वो साथ में आए भी थे ना। हाँ, बट अब आपने जिस तरह से बताया इमोशनल नीड्स वो कुछ समय बाद चेंज हो जाती है। हाँ, इमोशनल नीड से मेरा मतलब ये है कि इमोशनल नीड कभी भी सोच के नहीं होती है। जैसे एक लड़की है जो अपनी उम्र के 28, 30, 32, 35 की उम्र में जा रही है, तो उसके अंदर ना एक मदरली नेचर आ जाता है, ओके। क्योंकि ईश्वर ने उसको ऐसा बनाया है। अब ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि वो एक बच्चे की नर्चरिंग कर रही है या उसका ख्याल रख रही है, तो वो उस उम्र के दौरान वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाती है, वो एक्स्ट्रा लविंग, एक्स्ट्रा केयरिंग हो जाती है। तो वो अपने बॉयफ्रेंड को या अपने फादर को भी अब बच्चे की तरह ट्रीट करेगी इफ़ शी डोंट हैव अ चाइल्ड। ठीक है, तो अपने फादर को भी कहेगी कि अरे ये शर्ट ऐसे क्यों पहना है, पहले पापा खाना खाइए उसके बाद ही जाना, पहले तुम ये करो फिर वो करना, वो मदरली नेचर। अब कहीं ना कहीं उसका एक ये बिहेवियर जो है ना, ये उसकी ज़रूरत के मुताबिक आ रहा है। एग्जैक्टली। अगर वो एक बच्चा होता उसके पास तो ये बिहेवियर एकदम सही सूट करता, हाँ, बट नहीं भी है तो आ रहा है। तो ये इमोशनल नीड थोड़ा ऐसा है कि इंसान बना ही ऐसा है कि समय समय पर उसे कुछ ज़रूरतें फील होती है और वो उस अकॉर्डिंग ही बिहेव करता है कि वो चीज़ें उसे मिलें। और ओके विकास, लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि शादी करने से पहले लड़के के अंदर क्या देखना चाहिए और एक लड़की के अंदर क्या देखना चाहिए? दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग, जस्ट बिकॉज ये लास्ट क्वेश्चन है, दोनों का ही आपको जवाब देना है। दोनों को ये पता होना ज़रूरी है कि हम लोग हर समय एक दूसरे के लिए उतने उपयुक्त नहीं होंगे, है ना। कई बार ऐसा लगेगा कि मुझे तुम में कमी दिख रही है, कई बार तुमको लग रहा है कि मेरे में कमी है, ये सब होगा, दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ गेम। पर हम लोग को कम्युनिकेट करते रहना है, हमको एक दूसरे को बताते रहना है आपकी जो पर्सनालिटी टाइप्स है, आप किस तरह के हैं, आपकी चॉइसेस क्या हैं, आपको क्या चीज़ों के ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी नॉन नेगोशिएबल प्रायोरिटीज़ क्या है, कि यार मैं इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, क्लियर है। तो ऐसी बातें आपको टाइम से ही पहले ही कम्युनिकेट कर देनी चाहिए। तो अगर आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो स्टार्टिंग के ग्लोरियस फेज में हम इन बातों को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं, किसी को मिल रहे हैं, तो जो नॉन नेगोशिएबल चीज़ें हैं वो आप पहले ही डिस्कस करो। मान लीजिए लड़की को लग रहा है कि यार मुझे जॉब करनी है, ये बात तो पहले ही होनी ज़रूरी है। एग्जैक्टली। ठीक है, मुझे एक फैमिली मैन वाला बंदा चाहिए, मुझे कोई बहुत करियर एम्बिशियस ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो दिन रात बिजनेस के काम में लगा हुआ है, ये पहले ही होनी चाहिए। हमें भी समय दे। हाँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स बाद में आती है। ठीक है, कौन कितना बात करता है, नहीं बात करता है, ये जो हमको समझ में आना चाहिए। अगर एक एक्सट्रोवर्ट है और एक इंट्रोवर्ट है तो वहाँ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सब कुछ है। बाकी लड़कियों को ये भी देखना चाहिए लड़का बोल्ड है, डिसीजन मेकर होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फुल ऑफ लाइफ होने चाहिए दोनों ही लोग। ये मैं वो बातें बता रहा हूँ कि अगर आप खुद ऐसे हैं या नहीं भी है तो आप ऐसे बनिए, क्योंकि ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद किया जाता है। ठीक है, कि फुल ऑफ लाइफ बनिए, थोड़े से बोल्ड बनिए, थोड़ा जेंटलमैन बनिए, जनरस बनिए और थोड़े एम्बिशियस बनिए। ड्रीमर्स लोगों के पीछे भी दुनिया है। तो लड़का हो या लड़की, इस तरह के ट्रेड्स अपने अंदर डेवलप करना ही चाहिए, इनको खूब पसंद किया जाता है। दिस वाज सच अ ग्रेट मैसेज। मैं पूछने भी वाली थी विकास क्या मैसेज देना चाहते हो हमारी ऑडियंस को, लेकिन वो इसमें कवर हो चुका है। वेल, आज का ये जो पॉडकास्ट है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा हमारी यूथ के लिए। ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी क्वेश्चंस थे वो इस पॉडकास्ट के थ्रू सॉर्ट हो चुके होंगे। तो थैंक यू सो मच विकास। मोस्ट वेलकम, आई एम ग्लैड टू बी ऑन योर शो। आपसे बात करके, और स्पेशली जो मेरे भी सवाल थे वो मैंने कर लिए इसके थ्रू। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।